हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक आप सभी का। सेकंड लेक्चर में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आई होप जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको होमवर्क दिए थे और जितने भी मैंने आपको चीज़ें समझाई थी वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करना। मैं उस डाउट को क्लियर करने की आपकी कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है। तो अब हम ये अपना लेक्चर शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक। तो मैंने यहाँ तक आपको समझाया था, बैलेंसिंग तक मैंने आपको समझाया था पिछले वाले लेक्चर में। अब इस वाले लेक्चर में, और हाँ सॉरी, मैं शुरू करने से पहले बता दूं कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेके जरूर से बैठना, क्योंकि इसमें आपको उतना अच्छे से ना दिखे क्या पता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक मिनट को मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ ऐसे। ये ठीक है, ये ठीक होगा। ठीक। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक जरूर लेके बैठना, और जो जो मैं बताता जाऊँ उसको आप टिक लगाते जाना, या फिर अंडरलाइन करते जाना, लिखते जाना। ठीक। तो अब शुरू करते हैं। देखो यहाँ रिएक्शन एक दिया हुआ है कि CO प्लस H2 और एक 340 एटीएम। ये 340 एटीएम क्या है? तो ये 340 एटीएम एक्चुअली ये एटॉमिक प्रेशर होता है। ठीक। तो जो हमारे ये रिएक्शन हो रहा है ना, ये हमारा, हम लोग पता है कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहते हैं? 1 ATM प्रेशर पे हम लोग, यहाँ पृथ्वी पे 1 ATM प्रेशर हम पे लगता रहता है रेगुलर। और यहाँ 340 इतना ज्यादा प्रेशर लगता है तब जाके ये रिएक्शन हो पाता है। इसको इसको कहते हैं CH3OH। ठीक। ये बनता है। ये देखो, ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस तुमने नहीं पढ़ा है कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, और CO2 की जरूरत पड़ती है, सनलाइट, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। ये वो रिएक्शन लिखा है। ठीक। ये उसका रिएक्शन है। CO2, H2O, फिर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में रिएक्शन होता है। ये सब, ये ग्लूकोज बनता है C6। ये देखिए, ये वाला ग्लूकोज है, इसको कहते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक। ये एक्वस बनता है। और ये O2 हो गया, ये H2 हो गया। ये भी बैलेंसिंग का है। ठीक। तो आपको देखो, मैं सिंपल बात बताऊं, जितने भी एनसीईआरटी में हैं आपके बैलेंसिंग इक्वेशंस। ठीक। तो उतने तो आपको आने ही चाहिए, उतना तो कंपलसरी है अगर आपको बोर्ड का पेपर अपना देना है तो। ठीक। तो इसका बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपको ये दोनों ही पता होने चाहिए। बैलेंसिंग याद मत करना, इसको प्रैक्टिस करना जरूर से। ठीक। और जो मैंने ऊपर आपको ये वाला कल नहीं बताया था, ये वाला ऊपर जो रिएक्शन ये वाला दिया है, एक मिनट को, ये जो आयरन और H2O का जो दिया हुआ है, इसको भी बैलेंसिंग करना आना चाहिए आपको। ठीक। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुको, एक। हाँ। तो ये क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो इनको मैं जब पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक, तो मैं एक सेपरेटली एक अलग से आपको लेक्चर लूंगा, जिसमें मैं आपके ये क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक। जो बीच बीच में ये क्वेश्चंस दिए ना, ये आप पहले खुद से ट्राई करना। ठीक। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं वो जो लेक्चर लूंगा ना क्वेश्चंस के लिए, आप वो देख लेना। ठीक। लेकिन आप पहले खुद से करने की कोशिश करना। ठीक। क्योंकि उससे आपका जो दिमाग है वो थोड़ा डेवलप होगा। ठीक। तो इसलिए टेंशन मत लेना, मैं इसके भी लेक्चर आपको दे दूंगा। अब चलो इसको देखते हैं। तो ये है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या लिखा है यहाँ? वी हैव लर्न इन क्लास 12, sorry, class 9th, that during the chemical reaction atom of the one element do not change into their another element, nor do atom disappear from the mixture of the appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involves the breaking and making the bond between the atom to the produce the new substance. You will study about type of bonding formed between the atom in the third and fourth chapter. तो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली इतना ही कहा है कि जो आप केमिकल रिएक्शन देखते हो उसमें आपको तो इतना पहले से पता है कि दोनों तरफ आपने देखा होगा बैलेंसिंग के दौरान। आपने अगर वो जो मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, उसमें आपने देखा होगा कि दोनों तरफ जो जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनके नंबर्स भी सेम रहते हैं। ठीक। तो यानी कि एटम जो होता है वो, जैसे कि हमारा कार्बन है वो नाइट्रोजन में तो बदल नहीं जाता है। ठीक। वो कार्बन रहता है तो प्रोडक्ट में भी आप देखोगे कार्बन ही रहेगा, वो नाइट्रोजन नहीं बन जाएगा। तो वही इन्होंने कहा है कि वो चेंज नहीं होता। वो अगर कार्बन है तो कार्बन ही रहता है, वो जो एलिमेंट है वही एलिमेंट रहता है। ठीक। बस इसमें होता क्या है केमिकल रिएक्शन में कि पुराने जो बॉन्ड बने रहते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक। बस यही होता है केमिकल रिएक्शन में।
ये देखो एक एक्टिविटी दी है, क्या इसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या एक्टिविटी दिया है मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था, फिर बता रहा हूँ, ये एक्टिविटीज काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको जरूर से ध्यान देके आप सुनना, और जो जो मैं इसके बताता जाऊँ रिगार्डिंग, वो आप नोट करते जाना। ठीक, चलो देखते हैं। एक्टिविटी 1.4, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। देखो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम ही कहते हैं। ठीक, इसको नोट करो तुरंत। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मैं फॉर्मूला भी अभी आपको बता दूंगा, लेकिन ये बात आप नोट करो, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं। बिल्कुल आलस मत करना। ठीक, आप पढ़ने बैठे हो यहाँ, बिल्कुल पढ़ाई के वक्त आलस नहीं। ठीक, फिर स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर, हैज शोन द फिगर, डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो क्या आपको बीकर छूने पे कोई टेम्परेचर का चेंज लग रहा है, ये पूछ रहा है। तो तो आपके स्कूल में तो आपको शायद ये करा के दिखाया जाए, ना करा के दिखाया जाए तो मैं आपको पूरा अच्छे से बता देता हूँ क्या होता है। कि हम क्या करते हैं, यहाँ आपको नीचे रिएक्शन देख सकते हो, देखो वही वही है रिएक्शन। ठीक, ये जो ऊपर एक्टिविटी लिखी हुई है, ये जो ऊपर एक्टिविटी लिखी हुई है ना, इसके रिगार्डिंग ये है इसका। ठीक, तो चलो अब इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया, देखो यहाँ लिखा है ना सॉलिड, ऐसे दिखाया जाता है, ये तरीका काफी जरूरी होता है, ये आप ध्यान देना। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर, वाटर जो होता है हमेशा लिक्विड रहता है, जब भी H2O लिखना हो तो एक्वस नहीं लिखेंगे उसको हम लोग, एल लिखेंगे, लिक्विड। ठीक, हमें वाटर के लिए ही सिर्फ लिखा जाता है एल। बहुत आपको शायद ही कोई दिखेगा जिसकी जगह जल लिखा जाए, सिर्फ H2O के लिए ही एल लिखा जाता है। ठीक, तो देखो जब हम लोग क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन H2O से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, और ये एक्वस होता है। ठीक, और ये हीट रिलीज करता है। हीट रिलीज क्या मतलब होता है, कि वो जो बीकर टच करने की ही बात किया था ना, तो इसका मतलब क्या, वहां पे हीट रिलीज होगा, वो बीकर गर्म हो जाएगा, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर आपको एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक में थोड़ा अगर आपको डाउट है तो आप मेरा पिछला वाला लेक्चर देखो, मैंने उसमें आपको अच्छे से बताया है कि क्या होता है। तो समझे कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O के रिएक्शन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि फिर हीट रिलीज करता है। और यहाँ पे इसने पूछा ना, डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तभी ना टेम्परेचर, तभी ना वो हीट होगा, तभी ना आपको हीट फील होगा। और ये जो स्लैक लाइम, क्विक लाइम है, ये नाम इंपॉर्टेंस है, इनको जरूर से आप अंडरलाइन कर लो अपने एनसीईआरटी की बुक में। ठीक, in this reaction chemical oxide and the water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction is known as a single product। चलो जहां से मैं कह रहा हूँ वहां से अंडरलाइन करो, जल्दी जल्दी। देखो क्या किया है, देखो a reaction in which single product is formed from two or more reactants is known as a chemical reaction। ठीक, ये इतनी एरिया पूरा अच्छे से आप क्या कहते हैं, अंडरलाइन करो। ये पूरा जितना एरिया मैंने यहाँ गोजा जिसपे, उतने पूरे एरिया पे आप अंडरलाइन करो, क्योंकि ये जो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये पूछता है कि क्या व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो उसका ये डेफिनेशन है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। देखो, डू यू नो, अब क्या नहीं जान क्या, तो देखते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम, स्लैक लाइम क्या था, कार्बन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जब भी ये स्लैक लाइम आए दिमाग में आना चाहिए कि हाँ इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइम कहते हैं। ठीक, प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, ऊपर वाले रिएक्शन से, इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग वॉल। Carbon hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in the air, form the thin layer of the calcium carbonate on the wall. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing of they give a shiny finish on wall. Interesting note on the chemical हाँ ठीक है। तो ये भी देखो एनसीईआरटी में दी हुई हर एक रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन्होंने ये कहा है कि आप अपने घर में देखे होंगे कि वो
पुट्टी लगती है वाइट कलर की, तो वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है। वो दीवार पे जब लगता है तब तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखता है, लेकिन वो एयर के कांटेक्ट में जब आता है, ठीक, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यानी कि CO2 के साथ रिएक्शन करता है, और उसके साथ रिएक्शन करने की वजह से वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। यहाँ लिखा भी है देखो, CaCO3, ठीक, और वाटर रिलीज करता है, ठीक, तो वाटर रिलीज करता है, ठीक ना। और तो इसी वजह से आपको काफी शाइनी शाइनी सा लगता होगा वो जो पुट्टी लगती है, ठीक, आप देखते होगे काफी शाइनी सा लगता होगा इसी वजह से। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको गौर करने की जरूरत है, इसको भी आप एक बार ऐसे, ठीक। और ये याद रखना, आप आपको अपने पढ़ना है वो एनसीईआरटी, इसलिए आप ये मत देखना कि मैं अंडरलाइन करूंगा कि ये बिगड़ जाएगा, सुंदर नहीं लगेगा। आपको पढ़ना है, आपके नंबर आ जाएंगे, तो सुंदरता होती रहेगी वो, ठीक। आगे देखते हैं, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो और भी देख लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है। कार्बन, कार्बन सॉलिड की एग्जांपल क्या है बताओ। सोचो 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 सोचो। सोचो सोचो। चलो मैं बताता हूँ। कार्बन, आप कोयला ले लो, उसको जलाओ, एक ऑक्सीजन एयर में जलेगा तो एयर में तो ऑक्सीजन भी रहता है, तो वो ऑक्सीजन उस कार्बन से, वो जो कोयला रहता है कार्बन ही रहता है, उससे रिएक्ट करता है, तो वो जो गैस उठती है वहां पे, ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो वही यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो होता है वो CO2 बनाता है। आप यहाँ देख सकते हो गैस होता है CO2, O2 मैंने बताया ना एयर के कांटेक्ट में आता है, और O2 यानी कि गैस होगा, कार्बन सॉलिड होगा। अभी देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, तो ये तो थोड़ा ना, ये इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आप जैसे जानते हो कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अगर आपको नहीं पता तो आप टेंशन मत लो, आगे हम लोग फर्दर जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें आप पढ़ोगे, ठीक। तो ये सब अभी अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस इतना जान लो कि H2 और O2 के रिएक्शन से H2O बनता है। हम्म, आगे देखो, in a simple language we say that when the two or more substance elements of the compound combine to form a single product, this reaction is known as a combination reaction। देखो यहाँ दूसरा, दूसरा एक तरीके से तुम डेफिनेशन भी बोल सकते हो। यहाँ लिखा जो है ये, देखो मैं दिखाता हूँ, ये वेन से, ये वाला वेन से जब है ना, वेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दी रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। तो ये भी आप कर सकते हो। अब यहाँ देखो, वी आल्सो ऑब्जर्व दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। मैंने कल बताया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, देखो आज आपको डेफिनेशन मिल गया। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इस पर तुरंत से अंडरलाइन करो, पेंसिल उठाओ तुरंत अंडरलाइन करो इस पे, देखो बिल्कुल आलस नहीं होना चाहिए, समझे। ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन अंडरलाइन करो, ताकि बाद में अगर तुम्हें कभी भी, ये मैं अंडरलाइन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि देखो बच्चों, आपको पहली बात तो वो नॉर्मल एक दिमाग है, उसको कंप्यूटर है नहीं, मैं मानता हूँ, आप भूल सकते हो, तो इसीलिए मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ, ताकि अगर आप कभी भूलो होता है तो आप इसमें देख पाओ, ठीक। तो इसीलिए मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ, तो उसको अंडरलाइन जरूर से करना, ठीक। आगे देखो, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख लो, क्या एक यहाँ दिया है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 मीथेन होता है। क्या होता है मीथेन, METHANE मीथेन, ठीक। अगर आप लिखना चाहो लिख लो, CH4 मीथेन गैस होता है, और फिर O2 के साथ रिएक्शन करता है CO2 और H2O बनाता है, ठीक। डू यू नो दैट द रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको अगर ये फील करना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि नहीं हमारा रिस्पायरेशन, तो आप एक काम करो, अंदर सांस लो, इनहेल करो, फिर जब जो गैस एक्सहेल करोगे, अपने जो फिंगर है उसको अपने नाक के पास लगाना, तो देखोगे गर्म हवा आएगी, तो वो आपका एक तरीके से भाई एक्सोथर्मिक हुआ ना, आपने हीट रिलीज किया। आप जब ले रहे हो तो आप तो नॉर्मल टेम्परेचर का ले रहे हो ना,
ठीक, नॉर्मल टेम्परेचर का एयर आप अंदर ले रहे हो, लेकिन आप जब रिलीज कर रहे हो एयर, गर्म कर रहे हो, तो यानी कि ये एक्सोथर्मिक हुआ। We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat during the digestion. Food is broken down in simple substance, for example, as a potato and the bread contain carbohydrate. This carbohydrate are broken down to form a glucose. तो इस वाले पैर में देखो, बच्चों आप बिल्कुल मत ये मत सोचना कि सर हमें तो आप लाइन टू लाइन मतलब नहीं बता रहे। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये साइंस है, तो इसको इंग्लिश की तरफ तो बिल्कुल मत समझना। ठीक, कि मैं आपको लाइन टू लाइन मतलब बताते चलूंगा, क्योंकि इसका एक लाइन में कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो मैं ऐसे आपको एक लाइन में नहीं बता पाऊंगा ना, मुझे पूरा पैरा पढ़ के ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ देखो ग्लूकोज का रिएक्शन दिया है। जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, तो हमारे अंदर जो ग्लूकोज बना रहता है, ठीक, वो कैसे टूटता है, तो वो CO2 में रिएक्शन करके, मतलब कि जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है वो, तो क्या होता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, और एनर्जी जो हमें एनर्जी चाहिए रहता है वो मिलती है। ठीक, इसी एनर्जी से हम सारा काम वाम कर पाते हैं। ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर स्टोर रहता है। उसका फॉर्मूला आप देखो यहाँ लिखा है C6H12O6। The decomposition of vegetable matter into the compost is also an exothermic reaction। तो ये जो वेजिटेबल जो होते हैं, वो जो सड़ते हैं वेजिटेबल, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में इसने कहा है कि आप पहचानो वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल प्रोडक्ट। तो एक्टिविटी 1.1 क्या था, हम इसको एक बार करके देख लेते हैं, और पीछे करके देख लेते हैं एक्टिविटी 1.1। अच्छा ये है एक्टिविटी, हाँ ये भी एक एक्सोथर्मिक है। आप जब मैग्नीशियम क्यूबन जलाओगे ना, तो बहुत ज्यादा हीट भी जनरेट होता है। ठीक, आप उसे यहाँ पे हीट तो दे रहे हो, लेकिन वो जब वो जलता है ना, तो वो जितना आपने हीट दिया उससे भी ज्यादा वो आप देखोगे हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक है। ठीक? ये मत सोचना कि अ, ये इंडोथर्मिक है, नहीं नहीं, वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया है। जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन अगर मैं इजी वर्ड में बताऊं, तो एक अगर प्रोडक्ट है, ठीक, उसको आप एक काम करो, उससे आप दो या तीन प्रोडक्ट बना दो, हीट करके। हीट करके कोई भी एक कंपाउंड कंपाउंड लो, उसे आप हीट करो, और क्या कहते हैं, उसे सिर्फ दो या तीन प्रोडक्ट आप बना दो, वो आपका ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सिंपल। तो देखते हैं, इन्होंने एक एक्टिविटी दिया है। टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन द ड्राई boiled tube. Note that the color of the ferrous sulfate crystal. Heat the boiling tube over the flame and the burned spirit lamp shows the figure. Observe the color of the crystal. ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ क्या क्या इन्होंने दे रखा। इन्होंने दे रखा है कि यहाँ रिएक्शन पे ध्यान देना है। ठीक, रिएक्शन से पहले हमें ये नीचे वाला पोर्शन एक बार देख लेते हैं क्या दिया है इन्होंने। दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव द सिंपल product. This is decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal lose water when heated and the color of the crystal change. ठीक है, ठीक है। तो जो यहाँ हमारे एक दिया हुआ है FeSO4, तो आप यहाँ नीचे यहाँ देखो, यहाँ इस वाले पोजीशन पे यहाँ देखो, अपनी NCERT खोलो और उसमें देखो, गौर से देखो यहाँ पे FeSO4 7H2O। तो इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें आप यही FeSO4
7H2O सॉल्ट जो रहता है, ठीक, उसे डालो, और उसमें पहले से ही 7 जो होते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। देखो 7H2O लिखा है ना, तो जब हम हीट करते हैं, ठीक, तो वो फिर जाके ये बनता है, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली आप कहो तो इसको हीट करने के बाद ये चीज बनता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसको आप जब हीट करते हो, ठीक, इसके बाद ये बनता है, ये बनता है, फिर ये प्रोसेस होता है। यहाँ आप हीट करते हो, इन्होंने दिया नहीं है, इन्होंने ऐसे वर्ड्स में बोला है, तो इसीलिए बच्चे ऐसा समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो ये फेरस सल्फेट होता है, वो पहले इस फॉर्म में रहता है, दिखाता हूँ। पहले आपका वो इस फॉर्म में रहता है, Fe, यहाँ जो लिखा है Fe, FeSO4 7H2O रहता है। फिर इसको हीट करते हैं, तब जाके ये अपना जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो लूज कर देता है। लूज कैसे मीन कि ये एयर भाप बन के इसके जो होते हैं वाटर्स में पड़े वो उड़ जाते हैं, तो ये बन जाता है FeSO4। अब इसके बाद इसको हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, और SO2 बनता है, जो कि गैस रहता है। SO3 ये भी गैस रहता है, ठीक। अब यहाँ देखो, जो FeSO4 रहता है, ये यहाँ दिया हुआ है ग्रीन कलर का रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, ठीक। और ये Fe2O3 देखो यहाँ कहीं नहीं दिया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जो होता है ना, Fe2O3, ये जो तुम्हारा आता है, तुम्हारा थोड़ा रेडिश कलर का हो जाता है, ठीक, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। हल्का हल्का ब्राउन दिखेगा, हल्का हल्का आपको क्या कहते हैं, रेड कलर में दिखेगा, इसलिए रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक। तो आप ये नोट कर लो, नोट करो, बिल्कुल भी आलस मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना बाद में बोर्ड के समय बैठ के सोचोगे सर की बात मान लेते तो अच्छा होता। तो नोट करो तुरंत कि ये Fe2O3 जो सॉलिड है होता है, और इसका कलर जो होता है वो नोट कर लो ध्यान से, ठीक ना। हाँ, तो और SO2 जो होता है वो गैस, और SO3 ये भी गैस होता है। और जो सुनो, जो तुम इसको फिर यहाँ इसने एक और चीज यहाँ मेंशन किया है कि यू कैन आल्सो स्मेल, यहाँ लिखा है यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑडो ऑफ द बर्निंग सल्फर। तो ये जो पंजेंट सी स्मेल होती है, कैसे स्मेल होती है, पंजेंट सी स्मेल होती है, ठीक। पंजेंट सी स्मेल होती है, बहुत ही बेकार सी स्मेल होती है, आप उसको अगर स्मेल करोगे तो, ठीक। PUNG ENT, आप थोड़ा देख लेना, स्पेलिंग का मेरा थोड़ा लोचा रहता है हमेशा, ठीक है ना। चलो आगे भी देखते हैं। अगर आप देखो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूज हो रहे हो कहीं भी, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। Decomposition of the calcium carbonate to chemical oxide and the carbon dioxide and heat on the is an important decomposition reaction used in the various industries. Chemical oxide is called a lime or quick lime. It is has a many uses. One is the manufacture of the cement. When the decomposition reaction is carried out by the heating, is called the thermal decomposition. आप देख सकते हो यहाँ लिखा है, लास्ट लाइन देखो यहाँ पे, when a decomposition reaction is carried out by heating is called the thermal decomposition। इसको अंडरलाइन कर लेना, यह थर्मल डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन है। क्योंकि डिकम्पोजिशन जो होता है वो हीट के थ्रू भी हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है। नेचुरली मतलब बैक्टीरिया की वजह से अगर वो किसी प्रोडक्ट को, किसी आइटम को डिकम्पोज करते हैं तो उसे कहते हैं, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट को देखो यहाँ पे हीट किया है, तो इन्होंने ये कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया है। और कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ये होता है आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में इस्तेमाल होता है, इसका सीमेंट को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड का, यानी कि क्विक लाइम का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये एक्टिविटी में जो है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का दिया हुआ है एग्जांपल। यहाँ नीचे उसका देखो रिएक्शन भी दिया हुआ है, क्या दिया है। Take about 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of the tong। tong मतलब क्या होता है, जिससे देखिए इस आदमी ने ऐसे पकड़ा नहीं है, tong। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, देखो पूरा पढ़ लेते हैं पहले। हीट इज ओवर द फ्लेम हैज द फिगर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी चेंज इज देयर, ठीक।
तो ये सब साइड में रखो, पहले यहाँ इसको जूम करके ये देख लो आप, क्योंकि ये आपके जब आते हैं वाइवा वाले ना, वो पूछते हैं कि चलो बताओ लैब में इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। देखो टोंग क्या होता है वहां पे, आप ये जो होता है, ये टेस्ट ट्यूब पकड़ने के लिए होता है टोंग। आप ये देखो, इसको कहते हैं टोंग, इसको कहते हैं बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब मतलब वही टेस्ट ट्यूब। फिर इसके अंदर लीड नाइट्रेट पड़ा है, और फिर ये बर्नर होता है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। यहाँ क्या लिखा है, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स, दिस फ्यूम आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस। यानी कि ऊपर पूछने एक्टिविटी में कि आपने क्या चेंजेस देखे, तो वो चेंजेस यहाँ इन्होंने बताया भी है। ये देखो ये वाली लाइन जो है यहाँ, ये वाली लाइन में देखो, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स, यानी कि धुएं निकलेंगे भूरे रंग की, ब्राउन रंग की, ठीक। और वो जो होगा, वो जो गैस निकल रहा है ब्राउन कलर का, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक। तो ये सब चीजें ना पूछी जा सकती हैं भाई, आप सुनो, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और ये उसका टोटली रिएक्शन इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं इतना ही बस बता सकता हूँ, लीड नाइट्रेट को हीट करोगे तो ये लीड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। बस बस यही रिएक्शन है, एग्जैक्ट यही रिएक्शन आपको याद करना है। याद याद इन द सेंस, आप भाई यार देखो सुनो, आप इसको 4 to 5 टाइम आप बस लिखना, लिखना। आप 4 बार देख के लिखना, फिर अगली 4 बार बिना देखे लिखना। बस वैसे ही याद होता है ये, जितने भी रिएक्शन है इसी तरीके से याद करना। मैंने भी अपने समय में ऐसे ही याद किए थे, ठीक। अब ये देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इसमें भी देख लिया जाए इसमें भी क्या है। चलो ये वाला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन कर रहा हूँ, एक्टिविटी देखते हैं 1.7 वाला। तो इसमें क्या किया है कि इन्होंने एक एक्टिविटी में आपको वैसे ही समझा दे रहा हूँ, इस एक्टिविटी में हुआ क्या है। तो इन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया है, ठीक। और उस बीकर में इन्होंने 2 ग्रेफाइट रॉड लगा दिए हैं, आप देख सकते हो, डायग्राम पे पूरा फोकस करना। 2 ग्रेफाइट रॉड लगा दिए हैं, और देखोगे नीचे बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। और टेस्ट ट्यूब को, उन ग्रेफाइट रॉड्स को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला गया है, और फिर वाटर के अंदर जिस प्रकार से डाल के रखा गया है वैसे ही डाल दिया गया है। और नीचे जो रबर स्टॉपर लगा है, वो उसको सील, उसका अच्छे से कर दिया उसको। तो एक पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल लगाया गया है, कैथोड जो है आपका निगेटिव है, एनोड जो है आपका पॉजिटिव है, ठीक। तो स्विच ऑन किया गया है, तो आप देखोगे तो कुछ बबल्स बढ़ रहे हैं। अब कैथोड वाले में जो है हाइड्रोजन बनेगा, और ऑक्सीजन बनेगा आपके एनोड वाले में, ठीक। और जब आप यहाँ पे कैंडल, बर्निंग कैंडल आप ले जाओगे इसके पास, तो हाइड्रोजन वाले में क्या होगा कि एक पॉप साउंड देगा, और ऑक्सीजन वाले में क्या होगा, वो बहुत ही तेजी से जलने लगेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो आपके बर्निंग को वो सपोर्ट करता है, इसलिए वो और तेज चलने लगेगा। तो ये आपको प्रूव कर देगा कि एक तरफ ऑक्सीजन बना है, एक तरफ हाइड्रोजन बना है। इतना ही सिंपल से इसमें बताया गया है। पूरी एक्टिविटी में इतनी ही चीजें बताई गई हैं, ठीक। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना हो तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं इससे अच्छे से आपको तब बता दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक। जितना मैं बताया हूँ ना, उससे ज्यादा तो पूछेगा ही नहीं आपके पेपर में, आप देख लेना, ठीक ना। बस आप ये कॉन्सेप्ट अगर समझते गए ना, आप बेटा लिख लोगे, आप एग्जाम में लिख लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस जरूर से कर लेना एक बार ना। आप ये ना जो मैं आपको बताया हूँ, समझाया हूँ, आप अपने किसी छोटे भाई बहन या अपने कोई भैया है ना, आप उनको कहना भैया मैं एक बार आपको ये बताऊं, आप देखो क्या मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ। अगर आप एक बार दूसरे को समझा ले रहे हो, यानी कि आप उस टॉपिक में मास्टर बन चुके हो, ठीक। आप वो चीज़ आप समझ चुके हो, इतना आप बात हमेशा दिमाग में बैठा लो। तो इस जो मैंने प्रोसेस बताया उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या है कि एक इन्होंने कटोरे में एजीसीएल रखा है, उसमें सनलाइट गिरा रहे हैं, तो कह रहे हैं बताओ क्या होगा इसमें। तो इन्होंने कहा है नीचे के रिएक्शन में कि एजीसीएल जब ऐसे सनलाइट में पड़ा रहेगा ना, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सिल्वर में और क्लोरीन में, आप यहाँ देख सकते हो।
और बैलेंसिंग द इक्वेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है। देखो हमेशा बैलेंस, अब जब भी देखोगे ना बैलेंस करके ही दे रहा है आपको। और ये सेम जो होगा डिकम्पोजिशन, वो AGBR में भी होगा। ठीक, जो ये रिएक्शन नहीं आई थी AGBR, इसका इस्तेमाल होता था ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी नहीं होती थी पहले के समय में, उसमें इसका इस्तेमाल होता था AGBR का। ठीक, सिल्वर ब्रोमाइड इसे कहते हैं। तो ये MCQ में आ सकता है, इसको तुरंत अंडरलाइन करो। फिर मत कहना कमेंट में कि सर ने ये कहा था फिर एग्जाम में आया नहीं, मैंने कर नहीं पाया सर की वजह से, ऐसा कुछ नहीं। अंडरलाइन करवा रहा हूँ, चुपचाप करो अंडरलाइन। What form of energy is causing this decomposition reaction? We have seen that the decomposition reaction required energy either in the form of the heat, light, electricity, or for breaking down the reactant. Reaction in which energy is absorbed are known as the endothermic reaction. तो ये इन्होंने ये भी बोल दिया। इंडोथर्मिक का देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन यहाँ इन्होंने दे दिया। अभी कुछ देर पहले मैंने एक्सोथर्मिक का लगवाया था, आप देखो जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो यहाँ कर लेना। रिएक्शन ये वाला, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन का आपका डेफिनेशन हो गया है। आपको डेफिनेशन का नहीं होगा। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। देख सकते हो, और उन्होंने क्या कहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि आप किसी कंपाउंड को एनर्जी दो, चाहे हीट के फॉर्म में, चाहे लाइट के फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और वो जो हो रिएक्टेंट वो टूट जाए, तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये है जो एक्टिविटीज दी गई हैं। ठीक, ये आप एक बार करके देखना, मजा आएगा। ये पिछले ही मतलब कि वही AGCL की तरह ये भी है एक से। ठीक, और मैंने तो पहले ही कह रखा है कि इन क्वेश्चंस का मैं एक सेपरेट आपको लेक्चर दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो मैं कह रहा हूँ ना खुद से ट्राई करो। तुमको NCERT इनफ है तुम्हारे बोर्ड के लिए। ठीक, NCERT से तुम्हारे, मैं कह रहा हूँ अगर तुम प्योर NCERT से पढ़ के जाते हो तो अगर 100 नंबर नहीं, वैसे तो 13 CBSE का मेरे को पता है 70 नंबर के आते हैं ना पेपर। तो CBSE का देखो, अगर 70 नंबर का पेपर है, मैं गारंटी कर रहा हूँ सिर्फ NCERT पढ़ के जाते हो। ठीक, तो 70 आउट ऑफ 65 प्लस आके रहेगा। 65 प्लस गारंटेड है अगर अच्छे से NCERT पढ़ के जाते हो तो। क्योंकि तुम पेपर ला के एक बार NCERT मिला लेना, NCERT में उसका हर एक आंसर तुमको NCERT में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देख लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो जो ये अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बचा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बचा है, और ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बना है, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। और मैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन ही कहता हूँ, इसलिए अगर मैं बोलूँ रिडॉक्स यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये बात, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन की नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक, आप समझो अगले लेक्चर में या फिर उससे अगले लेक्चर में ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। ठीक ना, तो आप केयरफुली और ध्यान से ये सब चीज़ें समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिवाइंड करके आप लेक्चर देख सकते हो। और आपको अगर कोई भी अगर इशू आता है, मतलब कि आपको समझ नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उसको आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा जरूर से। ठीक ना, और मैं अभी आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन्हीं डबल डबल डिस्प्लेसमेंट में कर रहा हूँ। जो अभी तो जो हमने अभी पढ़े कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, उनके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो वो आप जरा करना। उससे भी आपको काफ़ी इम्प्रूव होगा आपका, जो उस पे अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पे वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। ठीक ना, तो वो करना आप। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे आपको मैंने ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं, नीचे आंसर की भी मैंने दे दी है, लेकिन आपको आंसर नहीं देखना है। मैंने आंसर की इसलिए दे दी है आपको, ताकि आप आंसर करने के बाद फिर आप यहाँ से मिला पाओ कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो आप सीरियसली एक बार इसको बैठ के करना।
आप देखोगे आपका जो भी डाउट हुए होंगे सब क्लियर हो जाएंगे इन क्वेश्चन से, ठीक ना। तो अगर कुछ भी, अगर तब पर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, कुछ आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक ना। ओके, इसको ध्यान से लगाना इन क्वेश्चंस को, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे।